जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों पर। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर ये कुछ फिगर दिख रहे होंगे जो कि मैंने ड्रा किए हैं। ये फिगर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन पे भी आपको मिल जाएंगे। तो सॉल्व पेपर उठाइएगा, उनमें आपको फिगर ड्रा किए हुए मिलेंगे, किसी न किसी सेट में होंगे। और ऐसे बहुत सारे चित्र बने हुए जिनसे संबंधित आपसे कहीं पर किसी भी शाखा में धारा का मान पूछा गया होगा या किसी भी शाखा में पूछा गया होगा वोल्टता का मान, विभवांतर का मान। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब ये हल कैसे होते हैं? तो किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों के द्वारा, अर्थात किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके हम ऐसे फिगर्स से जुड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों को ऐसे क्वेश्चन लगाने आते हैं वो लोग वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी है आपकी प्रैक्टिस हो जाए और यहाँ से कुछ बेहद आसान तरीका भी आप सीख सकते हो। शायद आप जो अप्लाई करते हो वो लॉन्ग मेथड में जाता हो और हम जो अप्लाई करें वो शॉर्ट मेथड पे हो। तो आसान तरीका भी है, हम जो बताएंगे आपको वो आसान लगेगा। बेसिक्स पर डिपेंड होगा, क्योंकि हम बेसिक्स नहीं छोड़ते हैं, ट्रिक्स जरूर बनाते हैं बट बेसिक्स नहीं छोड़ते हैं। तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी है अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न बनाने आते हैं। हम लोग किरचॉफ के वैद्युत परिपथ नियमों की चर्चा करने के बाद ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी के आपको कॉपी पेन उठाना है और जो भी यहाँ पर बताया जाए उसे नोट डाउन करना है और न्यूमेरिकल्स की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। मेरा नाम आनंद अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल संकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। हालांकि यह जो चैप्टर है यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें तो चैप्टर का नाम सरल परिपथ होता है या किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम, ऐसे भी इस चैप्टर का नाम दिया गया है। तो चैप्टर का नाम ही डिपेंड होता है, टॉपिक मेन होता है कि कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये चैप्टर तो बेसिकली किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम पर ही डिपेंड है। इसके बाद ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, विभव मापी ये सब पढ़ते हैं। तो बेसिक आप लोगों को इस चैप्टर के पता होने चाहिए। शुरुआत इस चैप्टर की होती है वैद्युत सेल से, कि वैद्युत सेल कब बना, कब इसका वैद्युत सेल बनता है, फिर वैद्युत सेल में क्या क्या होता है। रासायनिक सेल, तो वैद्युत सेल क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम में आता है। तो बहुत सारी बातें जुड़ी हैं इसकी। अगर हिस्ट्री में बात करें तो सन 1800 में वोल्टा ने वैद्युत सेल बनाया, फिर इसके बाद ईंधन सेल आया 1836 में, फिर डेनियल सेल बना 1866 में, लैप्लासे सेल बना। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अगर हम सेल के बारे में ही चर्चा करें बहुत बड़ी हिस्ट्री है। फिलहाल सेल में कैथोड प्लेट होती है, एनोड प्लेट होती है ना। अगर हम सेल बनाए तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक आपको हमेशा सेल में बड़ी लाइन होती है दिखती होगी और एक छोटी लाइन होती है, तो ये सेल का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन एनोड और ये कैथोड प्लस माइनस। ठीक, तो ऐसा आप लोग देखते होंगे। अब सेल का चित्र बनाने वाले नहीं है, डेनियल सेल, लैप्लासे सेल, ऐसी सब बातें उसमें नहीं पूछी जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है सेल का। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E। नॉर्मल सी बातें हैं, बेसिक्स पर कुछ चर्चा करें। अब देखो एक दिन में तो पूरा चैप्टर, मुझे लगता है कि लेक्चरिंग करने का अगर तरीका हो तो एक दिन में, एक घंटे में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक उठाया जाए और बेसिक से बेसिक बच्चों को बताया जाए, उससे जुड़ी हिस्ट्री बताई जाए। आसान नहीं होता है एक घंटे में एक टॉपिक बात कर देना, है ना, लेकिन इतना भी आसान। मैंने एक वीडियो देखा, उस पर लिखा हुआ था, अब मेरे अंदर तो वो चीज नहीं है अभी, शायद पॉसिबल हो पाए। उस वीडियो पे लिखा हुआ था थंबनेल पे, एक दिन में एक घंटे में पूरी केमिस्ट्री खत्म। एक घंटे में इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी केमिस्ट्री खत्म, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, 90+% लाने की गारंटी। और फिर नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ना आए 90% प्लस तो हमें जिंदा जला देना। मतलब हद हो गई यार, एक घंटे में पूरी केमिस्ट्री खत्म। क्या लॉजिक है यार, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल मेरे समझ से तो दूर है, आपके समझ में आ रहा हो तो वो वीडियो सर्च कराइएगा, जिंदा जला देना मुझे। अगर लिखा हो उन्होंने टैगलाइन में तो वो सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो
बेहद अच्छा होगा, 1 घंटे में पूरी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। इतना बड़ा रसायन शास्त्र का कोई टीचर होगा। मैं टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा लिखना भ्रम में डालना होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, जैसे लग रहा है कि हम किसी को फोर्स में जाने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। कई लोग नहीं, यूट्यूब इतना बड़ा ये सेंटर हो गया है, एजुकेशन हब। लोग आकर के कई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जो फेमस है, उन लोगों के टीचर्स भी यहाँ आकर के और गूगल एड्स में अपने वीडियोस को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं कि बस 20 दिन में IIT JEE क्रैक। अरे भाई, क्रैश कोर्स 20 दिन में IIT JEE क्रैक, कहाँ का रूल है 20 दिन में IIT JEE क्रैक करा दोगे? कि 1 दिन में एक तैयारी हो पाती है कितना, और 6 महीने में कैसे तैयारी हो पाती है? 24 घंटे ही होते हैं। किसी के लिए ब्रह्मा जी ने 48 घंटे नहीं बनाए हैं, 1 दिन में 24 घंटे बनाए, तो उस हिसाब से तैयारी होती है। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको आगे को सोच करके ना बनाओ। पर्टिकुलर 1 दिन का क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपकी क्या तैयारी है, वो उस पर फोकस करो। जो भी वर्क करना है उस टाइम पर करो, ना कि आगे के बारे में सोच करके आप उसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हेजिटेशन में आ जाओ और बहुत ज्यादा प्रेशर फील करो। ऐसा ना करो, स्ट्रेस होता है अगर आप लोग आगे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। प्रेजेंट टाइम फोकस करो, प्रेजेंट टाइम को पढ़ो, ठीक है। बाकी और चर्चा होती रहेगी। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, इस बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका। वैल्यू सेल में ये प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसे क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। E इक्वल टू क्या होता है? W अपान में Q होता है। परिभाषा कैसे बनाते हैं? एकांक कूलाम के आवेश को सेल से धारा प्रवाहित करने के लिए एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को, इसको एक मापते हैं। Q को हर को मैंने कई बार बताया। डिफिनेशंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, कई सारी डिफिनेशंस आपके ऐसे होती है, आपके डिनोमिनेटर में जो भी हर में जो भी वैल्यू हो उसको आप एक मान लो और फिर परिभाषा बनाने की कोशिश करो। तो E बराबर आपको क्या मिलेगा? W मिलेगा। तो आप क्या कहोगे? सेल से एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। कई बातों पर निर्भर करता है, वो भी लिख सकते हो। और आंतरिक प्रतिरोध सेल का क्या होता है? इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। यहीं पर साइड में कई बार फिगर में आपको लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध लगा होता है स्मॉल r। तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच जिस भी वैद्युत अपघट्ट में डुबोया जाता है, वो वैद्युत अपघट्ट अवरोध उत्पन्न करता है धारा के प्रवाह के मार्ग में। सेल के भीतर जब तक हम सेल के बाहर कोई वैद्युत परिपथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेल के भीतर धारा माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाती है और बाहर परिपथ में प्लस से माइनस की ओर जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो वैद्युत अपघट्ट धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगाता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। या निम्न बातों पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता कैसे कैसे डिपेंड करता है। तो सेल के प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? सेल अगर बना दें, लोगों की तो इच्छा ही है कुछ भी बना दो सर, हम लोग पढ़ने के लिए वीडियो ओपन किए हैं, आपका आप हैं भाव खा रहे हैं, नहीं बना रहे हैं सेल। तो ये प्लस प्लेट होंगे, ये माइनस प्लेट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक। ये और इसमें हमने ये लगा दिया बल्ब, ये जला बल्ब, प्रकाश हो गया बाहर, ठीक दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर बना होता है वैद्युत अपघट्ट, क्योंकि जब तक आप चित्र नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा, फील करना पड़ता है ना, फीलिंग बहुत जरूरी है। अब सेल के अंदर बना है वैद्युत अपघट्ट, और ये वैद्युत अपघट्ट धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या लगाता है? अवरोध लगाता है। ये डिपेंड क्या करता है? सेल को प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। सेल के प्लेटों के बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। सेल की सांद्रता जितनी होगी, सांद्रता फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, सेल की सांद्रता जितनी ज्यादा होती है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा।
उतना ही अधिक होगा। हाँ, प्लेटों का जो प्लेटें हैं वो वैद्युत अपघट्य में जो डूबा हुआ भाग है वो कम है कि ज्यादा है? प्लेटों का डूबा हुआ क्षेत्रफल कम है कि ज्यादा है, इस पर भी डिपेंड करता है। सोचो नहीं डिपेंड करता कभी कभी बोलने का तरीका मेरा बदल जाता है कि आप लोगों के मन में आता है कि शायद ये वाला नहीं होगा, होता है, बट ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यहां पर क्या होगा, जितना क्षेत्रफल ज्यादा डूबेगा आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, और अगर कम डूबा हुआ है तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो ये होता है। तो प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, जितना अधिक ताप होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा अधिक हो जाएगा। सेल की आयु पर निर्भर करता है। तो ये सारी बातें हैं, ये सब बेसिक है। फिर भी मैं वैद्युत परिपथ संबंधी नियम किरचॉफ के नियम आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन स्पीड से इन सभी बातों पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। बहुत कुछ है, लेक्चर अगर करना हो तो एक दिन में वैद्युत सेल से संबंधित केवल टॉपिक चलना चाहिए। कायदे से पूछो, डेनियल सेल, लैक्रांज सेल कैसे बनता है, कैसे डेनियल सेल बनाया जाता है, कॉपर सल्फेट लेकर के उस पर कैसे सेल जिंक होता है, और लैक्रांज सेल में कार्बन एनोड और फिर वो जिंक रॉड होती है, क्या उसमें वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। बड़ा मजेदार टॉपिक ये भी हो जाता है, इंटरेस्ट आता है कि फिजिक्स में सेल बनाते हैं, वाह चमत्कार हो रहा है, बड़े बड़े। तो ये चीजें डिस्कस करने के लिए फिलहाल अभी यहाँ पर उतना समय नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें मैं चर्चा कर दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा जरूरी है। जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो पढ़ जरूर लीजिएगा। सेल पे चर्चा कर रहे थे, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इसके बाह्य परिपथ में हमने कोई भी सर्किट जोड़ दिया है जिसका प्रतिरोध क्या है, जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। कोई भी सर्किट जुड़ा हुआ, पूरा ये सर्किट, ये सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। इसके बाहर क्या जुड़ा हुआ कोई भी सर्किट जुड़ा हुआ जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। तो एक इसमें डेफिनेशन और होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर की। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, अभी चित्र पढ़ाया था। सेल की जो दोनों प्लेटें हैं तो दोनों टर्मिनल ये बोला जाता है, दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा ये हो जाती है, किससे लिखेंगे तो V से ही लिखेंगे, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच आपको रिलेशन बताना होता है। रिलेशन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध बताइए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके बीच में आपको संबंध बताना है। होता क्या है, आपको ये फिगर मन में रखना है, याद रखना है या इमेजिन करना है, जिसको स्टेप बाय स्टेप पता है, जानकारी जिसको आती है वो वहां पर फिर रटके नहीं जाएगा, सारे स्टेप को हल कर लेगा और पूरी प्रक्रिया इसकी होगी, वो याद रखेगा। क्या होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। सेल विद्युत वाहक बल का काम क्या है कि गुलाब को आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, धारा को प्रवाहित करने में अहम भूमिका किसकी है, तो सेल के विद्युत वाहक बल की। जब आवेश प्रवाहित होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। तो मैं मान रहा हूं सेल द्वारा किया गया कुल कार्य पूरे परिपथ में धारा सेल से थोड़ी सी बाहर निकली या सेल के अंदर धारा प्रवाहित हुई, धारा बस प्रवाहित हो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तो सेल से प्रवाहित करने के लिए धारा सेल द्वारा जो किया गया कुल कार्य है, टोटल वर्क कितना होगा, W बराबर, तो सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग पढ़ते हैं VQ, ऐसे वैद्युत विभव की परिभाषा से VQ, लेकिन यहाँ विभवांतर जो है सेल का विद्युत वाहक बल E है तो E लिख रहे हैं, और Q = IT। हमें समझाने की इतना जरूरत नहीं है, बेसिक से नहीं आता है तो फिर आपका बहुत बेस कम जो है और मेहनत करनी पड़ेगी आपको जबरदस्त फिजिक्स को समझने के लिए। EIT और पहले चैप्टर को तो और बेहतर तरीके से आपको कवर करना होगा। W = EIT, ये इसका कुल कार्य हो, किसी सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कुल कार्य W = EIT। अगर मैं इस सर्किट डायग्राम को देख रहा हूं तो इसमें क्या देख रहा हूं कि सेल को अगर कार्य करना है तो दो भागों में कार्य हो रहा है, एक तो बाह्य परिपथ में कैपिटल R, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, क्योंकि प्रतिरोध ही है जो धारा के मार्ग में अवरोध लगा और इसी के विरोध में तो हमें कार्य करना पड़ेगा।
तो कार्य जो है वो दो भागों में हो रहा है, एक तो है W1 मान लेना, एक W2। अगर आंतरिक प्रतिरोध की मैं बात करूं, कार्य वही चीज VQ, तो लगाते हैं। तो यहां पर V अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, तो W स्मॉल r लिख लें, ठीक, स्मॉल r लिख लो, W1 लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये क्या होगा, VQ I R, V की वैल्यू ओम के नियम से V I R, और Q की वैल्यू IT, क्योंकि हमें स्मॉल r में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्मॉल r V के बीच में ही तो रिलेशन बनाना है। इन बातों को नहीं भूलना चाहिए, यही है आपके इमेजिन करने की क्षमता। तो इसके रिलेशन बनाने के लिए V I R और Q क्या होता है इनटू में IT, Q I T, ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से I और I स्क्वायर हो गया R इंटू में T, ये क्या मिला WR। और कहां पर कार्य होगा, तो बाहर है पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में जितना भी बाहर का प्रतिरोध है वो मैं क्या मानूं, कैपिटल R। तो यहां पर किया गया कार्य कैपिटल, तो इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने के लिए धारा कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वही W VQ। V आपको टर्मिनल विभवांतर, यहाँ का पूरा टर्मिनल विभवांतर ये इससे देखें जुड़ा हुआ बाय परिपथ कैपिटल R से, तो हम V को ना चेंज करके Q को क्या लिखेंगे, IT, V IT, ठीक। अब ये कार्य WR कंफ्यूज नहीं हो, W स्मॉल r W कैपिटल R, तो ये दो भागों में कार्य हो रहा है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल W WR प्लस W कैपिटल W स्मॉल r प्लस W कैपिटल, ऐड कर दीजिए, तो W क्या मिलेगा, यहां से W की ये वैल्यू दी गई है EIT प्लस WR की वैल्यू WR की वैल्यू I स्क्वायर RT प्लस W कैपिटल R की वैल्यू VIT। कहां से कहां क्या क्या कॉमन मिल रहा है, I सभी जगह है, तो I स्क्वायर I बराबर T सभी जगह से कैंसिल आउट, मिला क्या यहाँ पर कैपिटल यहाँ क्या मिला, कैपिटल I स्मॉल r प्लस यहाँ क्या मिला V। अगर हम फार्मूला निकालना चाहें यहाँ से V का, तो V क्या मिलेगा, IR को इधर भेज दीजिए, तो E माइनस IR, V E माइनस IR, ये क्या होता है V तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर होता है V। E क्या है, सेल का विद्युत भागफल है, I क्या है, सेल द्वारा प्रवाहित धारा है, और स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो यही टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ये फार्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, कई जगह इसका यूज करके भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं इतनी बातें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। फिलहाल स्पीड से पढ़ना है हमें, क्योंकि अभी वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों पर भी चर्चा करेंगे। ये क्या होता है E माइनस IR, तो सेल जब क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, अर्थात सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो। जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात सेल को जब हम चार्ज कर रहे हो, तो केवल क्या करना है आपको, V E माइनस IR की जगह E प्लस IR करना है। यहाँ पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, क्या बताऊं, समय नहीं है लेक्चरिंग का। ये V और I के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, I R इधर V अगर हम E को देखें तो V क्या बनेगा, E माइनस IR या प्लस IR, कुछ भी लिखो, तो IR में इधर लिख लूं प्लस E लिखूं, तो ये बनता है समीकरण, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ ठीक है दिख रहा है, y बराबर mx प्लस c के रूप में बनता है। तो ये जो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, y mx, जो इसकी प्रवणता होगी, m क्या है यहाँ पर, I है, x क्या है, सॉरी R I ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो बहुत सारी बातें होती हैं, अभी चर्चा में करते हुए समय नहीं है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ जो चीज इंपॉर्टेंट है उनको मैंने डिस्कस कर लिया है, वो चीजें नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को फायदा भी मिलना चाहिए, और फिर आनंद तक वीडियो देख रहे हो, इतना भी नहीं आसान नहीं कि बताई ना जाए बातें, बताई जाएंगी, स्पीड से थोड़ा सा बताई जाएंगी, बट मेरी कोशिश होगी आपको वो बात समझ में आए
और आपका भी काम बनता है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपने लिए ही नहीं सोचना है कि बस मैं ही खा लूँ, दूसरा ना खाने पाए, दूसरे को भी ध्यान दो। आपका दोस्त है, आपका पास पड़ोस का दोस्त है, दूसरे कॉलेज का दोस्त है, कोई भी हो, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं भी टाइम हो रहा होगा 3:30 रात के 3:30 बज गए, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मेहनत को आप लोग अच्छा बनाएं और अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, चलिए साफ करते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों पर। आप लोग वैद्युत सेल का जो जोड़ना है, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर दीजिएगा। मेरी कोशिश है कि पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पर डिस्कस कर रहा हूं। और सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, उन सभी बातों पर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बेसिक उसके भी पढ़ लीजिएगा, जरूरी है। एग्जाम से रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसा होता नहीं है कभी, क्योंकि जो बुक में दिया गया, आप कोई भी प्रश्न उठाइए, क्या किताब में कोई ऐसी बात लिखी है जो बोर्ड एग्जाम से हटके हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि कुछ सिलेक्टेड चीजें होती हैं जो ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, और मैं उन पर ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। अब बाकी कैसा एग्जाम बनता है तो एग्जाम के टाइम ही हमें पता चलेगा। कोशिश हमारी ये है कि आपको बेहतर तैयारी हम करवा पाए। आशा करते हैं आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, सीरीज अच्छी लग रही होगी, शेयर करते हैं। चलिए, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम केवल लिखने, वैद्युत परिपथ संबंधी नियम इतना बड़ा लिखने क्या जरूरत है सर? हम भी समझदार हैं, हम भी इंटर के छात्र हैं, आप समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। किरचॉफ के नियम लिख के काम चला लिया। किरचॉफ्स लॉ, केसीएल, साथ में इंग्लिश में लिख दें KCL। सर ये कौन सा सीमेंट का नाम है? देश का नंबर 1 सीमेंट KCL। ऐसे नाम होते हैं सीमेंट के वगैरह, ACC, KCL, KGS, वैसे ही एक तरह का नाम KCL, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी नियम दिए। क्या है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम? पहला नियम, अब मैं डिफिनेशंस लिखने वाला नहीं, डिफिनेशंस आपको खुद बनानी है। अगर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लो, बाकी लैंग्वेज आप समझदार हो, बाहर से नहीं आया हो। तो एक पहला नियम क्या है? फर्स्ट लॉ, वैद्युत परिपथ संबंधी जो पहला नियम है, धारा का नियम भी बोला जाता है। संधि का नियम बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो संधि का नियम, जिसमें नाम से पता चल रहा है संधि, जंक्शन नाम सुन के हमें ट्रेन की याद आती है, रेलवे स्टेशन की याद आती है। जंक्शन होता है, वहां पर क्या होता है, कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं, वो एक हब होता है, सेंट्रल होता है, जहां से कई पूरे हम कंट्री में सफर कर सकते हैं, वहां से कई शहरों की ट्रेनें आती हैं। फिलहाल जंक्शन में भी कई दिशाओं से ट्रेनें आती हैं और कई दिशाओं से ट्रेनें जाती हैं, और जो स्टेशन होता है उसमें एक ही दिशा से ट्रेन आती है और एक ही दिशा में निकल जाती है, वो स्टेशन होते हैं। तो जंक्शन का अर्थ अगर आपको समझ में आ रहा है, वही चीज यहां पे भी अप्लाई करनी है। धारा कई दिशा से आएगी किसी संधि पर, किसी बिंदु पर, ये धारा है, इधर से भी आई, इधर से भी आई, ये संधि है जहां पर ये सभी धाराएं मिल रही। मान लिया ये धारा I1, ये धारा I2, ये धारा I3, ये इस संधि पर मिल रही है, और यहां से जब गई धारा कई दिशाओं में गई, मान लिया 2 दिशाओं में निकल गई, I4, I5, तो संधि पर धारा कई दिशाओं से आई लेकिन निकल के गई, तो ऐसा भी हो सकता है 3 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, कैसा भी हो सकता है। तो 3 धाराएं आई यहां पर, मैंने बस समझाने के लिए, ये क्या है, संधि है, जहां पर कई दिशाओं से धाराएं आई है और कई दिशाओं से धाराएं जा भी रही है। तो पहला नियम किरचॉफ का कहता है कि संधि में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये भी कहना बिल्कुल 100% सही है। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का, अब मिलने वाली का मतलब चाहे जाने वाली हो चाहे आने वाली हो, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सिग्मा I = 0, या फिर कह लो आने वाली धाराएं I1, जाने आने वाली धाराएं I1, I2, I3
प्लस प्लस तो हो गया इज इक्वल टू जाने वाली धारा है I4 प्लस I5, ये होगा भाई आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं हल करने के लिए। आने वाली धाराओं को धनात्मक, जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। अगर हम यहां से देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इस पक्ष को इस तरफ ले आइए तो माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ये मिल जाता है। तो ये होता है किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम। प्रश्न इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से ये एक नंबर का प्रश्न कई बार उसमें पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं उन पे। तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, याद रखिएगा आवेश संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या है? अभी न्यूमेरिकल भी डिस्कस करने हैं। तो दूसरा नियम किरचॉफ का जिसे क्या कहते हैं? विभव का नियम कहते हैं। तो दूसरे नियम पे चर्चा करने के लिए यहां पर एक डायग्राम सेट कर रहा हूं। किरचॉफ का दूसरा नियम यहां दिख रहा है, ठीक है। दूसरा नियम विभव का नियम कहते हैं। पहले एक सर्किट बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस पे जो चर्चा की वो बताया बंद पास या लूप के लिए कोई बंद परिपथ है, खुला परिपथ नहीं, बंद परिपथ है, चारों ओर से बंद हो, तो उसमें लगे सभी वैद्युत परिपथ, सभी विभिन्न अवयव जो भी हो वैद्युत परिपथ संबंधी, सेल है, कोई प्रतिरोध लगा है, कोई भी वैद्युत परिपथ लगा है, तो उन सभी के सिरों का विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये इन्होंने कहा। तो हम बंद पास का नियम भी इसे बोलते हैं, पास का नियम, लूप का नियम, विभव का नियम, सारी बातें लिखते हैं। इधर मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं किस प्रकार से बंद पास बना ले। हम एक नहीं दो बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। एक सेल ये लगा लिया, एक सेल और लगा ले, ये इस प्रकार से एक बड़ी लाइन छोटी लाइन का मतलब भी समझ लीजिएगा, प्लस माइनस, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन प्लस में होगी, छोटी लाइन माइनस में। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा लो, रेजिस्टेंस ये लगा लिया R1, इस सेल का नाम दे दो E1, इसमें रेजिस्टेंस ये R2 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लिया बाह्य परिपथ में R3, ये सेल का नाम E2। ठीक, सेल से धारा हमेशा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो प्लस से इससे ये सेल हमने E1 माना है, तो इससे धारा में क्या मान लो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, क्या I1। ठीक, इस सेल ये सेल E2 माना है, तो इस सेल से मान लिया धारा कैसे प्रवाहित हो रही I2। ठीक, I2 धारा प्रवाहित हो रही। ये दोनों धाराएं इस सेल से निकली धारा I1, सेल से धारा प्रवाहित करना तो हमेशा प्लस टर्मिनल से प्रवाहित करना, पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैंने थोड़े बेसिक बताया, क्योंकि किरचॉफ का नियम डायरेक्ट ऐसे आया सर जी किरचॉफ का नियम नहीं बता रहे हो, पहले वहां लिखे हो किरचॉफ का नियम बताएंगे और यहां पढ़ा दे रहे हो वैद्युत सेल संबंधी चर्चा किए दे रहे हो, फिर V = E - IR बताए दिए रहे। अरे भाई मेरा मोटो तो समझो, मेरा बताने का पर्पस यही था कि यहाँ पर कहीं आप रुको ना, फिर मुझे ये ना बताना पड़े ये छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करना पड़े और उन बच्चों के मन में भी डाउट हो जिनका बेस बहुत कमजोर है, जिन्होंने पढ़ा नहीं। अगर किरचॉफ का नियम भी पढ़ रहे हो तो ये छोटी छोटी बातें जरूर पता हो जाए कि हाँ ये सेल बना है, ये सेल का प्रतीक चिन्ह है, तो ये चीज इसके लिए मैंने वो बेसिक्स भी क्लियर कर दिए, वो चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट भी है, वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर किरचॉफ के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से सेल I1 धारा गई, यहाँ से I2 धारा गई, यहाँ पर दोनों मिले, अब दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों धाराएं साथ साथ चलेंगी, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये देखो अब I1 I2 धारा इस पूरे परिपथ से यहां से होकर के जाएगी और जो धारा जिस सेल से आई थी वो धारा उसी सेल में वापस चली जाती है। इतनी ईमानदार होती है धाराएं, कोई किसी के घर दूसरे घर नहीं जाएगा, अपने ही घर वापस लौटते, इतना याद रहता है इनको। इस सेल से धारा कौन सी निकली थी? I2 निकली थी, यहां से धारा कौन सी जाएगी? I2 अपने घर वापस। और करना भी है आपको, न्यूमेरिकल में भी यही करना है, अभी बताएं। न्यूमेरिकल में भी जिस सेल से जो धारा लो उस सेल को उतनी धारा वापस कर दो, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा।
जिस सेल से जो भी धारा प्रवाहित करवाओ उस सेल को उतनी ही धारा आप वापस कर दो। अब यहाँ पर I2 धारा इस सेल से निकली, I1 धारा इस सेल से निकली, I1 I2 दोनों जुड़ गए, दोनों साथ साथ चले, कुछ देर दोनों में दोस्ती बनी रही, लेकिन फिर दोनों ने कहा नहीं हमारे घर अलग अलग है, चलो तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर चले। I2 अपने घर निकल गई और I1 धारा भी अपने मार्ग में अपने सेल में वापस पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये क्रम हुआ। कुछ समझ में आ रहा है फिगर? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब भी ना समझ में आए तो राम जाने, भगवान जाने, फिर ऊपर से ब्रह्मा भी अवतार ले ले तो मुश्किल है। ये यहाँ पर लूप कितने बनने? लूप का मतलब होता है चारों ओर से बंद आकृति, कैसे भी, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, या कोई भी शेप हो, कैसी भी आकृति, चारों ओर से क्या हो? बंद हो। सर उसे क्या कहते हैं? लूप कहते हैं, पास कहते हैं, बंद, पास, बंद, लूप। तो चारों ओर से बंद है। यहां पर कितने चित्र बंद दिख रहे हैं, कितने लूप दिख रहे हैं जहां पर बंद? एक तो हमें ये ऊपर वाला दिखा सर, एक हमें नीचे वाला दिखा, हम बंदे तो है नहीं। तो सर दोनों बातें हमें आ रही कि पहला लूप, दूसरा लूप, दो लूप बन रहे हैं, दो लूप बन रहे हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? मैं शब्द बोल रहा हूं, आपको अगर नहीं याद है तो वो नोट भी कर सकते हो। किसी बंद पास में या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, परिभाषा बनाने के कई सारे तरीके, रटना नहीं है, चित्र अगर याद है आपको, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट मजबूत करना होता है सबसे जरूरी चीज। आप किताब पढ़ ले लो, एक किताब पढ़ लिया ठीक है, दूसरी किताब पढ़ लिया ठीक है, तीसरी किताब पढ़ लिया ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो सब कुछ बेकार है। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ सब कुछ बेकार है। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब 2-4 बुक्स पढ़ के, गूगल में सर्च करके, आजकल तो सबसे बढ़िया मोबाइल साधन होता है, अपने बेसिक्स को मजबूत करना कि हाँ ये चीज की शुरुआत ऐसे हुई थी, खोज ऐसे की गई, पहले इस पर चर्चा हुई, तब जाके ये बना, तब इसमें हो क्या रहा है, ये बन रहा है, तो तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं रटा रटाया पढ़े ले रहे हो, हाँ ये होता है, इसको समाकलन में ऐसे सॉल्व कर देते हैं और क्या हमको बताने आए, तो वो वहां पर कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है। बच्चा कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पा रहा, और फिजिक्स को कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो आगे जाके कंपटीशन में फेल हो जाओ। यहां पर भले आप बोर्ड एग्जाम में ठीक अच्छा कर ले जाओ, बट कंपटीशन में फेल हो जाओगे। है क्या है? दो लूप बन रहे हैं, तो हम इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं? यहां पर लूप में क्या दिख रहे हैं? सेल दिख रहे हैं, प्रतिरोध दिख रहे हैं, और कोई भी अवयव लगा होगा उसका प्रतिरोध तो होता ही है। तो हम यही कहते हैं सेलों तथा प्रतिरोधों से सम्मिलित किसी बंद पास में लगे, सेलों तथा प्रतिरोधों से सम्मिलित किसी बंद पास में लगे विभिन्न अवयवों, R1 है, R1 है, R2 है, E2 है, E1, ऐसे बहुत सारे अवयव लगे। तो वैद्युत सेल तथा प्रतिरोधों से सम्मिलित किसी बंद पास में लगे विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच के विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा v = 0। बुक में आपको लिखा हुआ ये भी मिल जाएगा, सिग्मा E = सिग्मा IR। कहने का अर्थ हुआ विद्युत वाहक बल सेल का अलग अलग जोड़ो और प्रतिरोधों का जो विभवांतर उसको अलग जोड़ो और दोनों को इक्वल कर दो। न्यूमेरिकल लगाते समय दो बच्चों में किसी चीज को लेना, इक्वेशन बनाना थोड़ा सा कठिन लगता है। आप ही सोचो, जब आप लोग रैखिक समीकरण हल करते हो, लीनियर इक्वेशन इन क्लास 9th, तो क्या सीखते हो? 3x + 2y = 15। तो इस इक्वल टू में 15y को इधर क्यों लेके आओ, उधर लेके हल करो। नहीं अच्छा लगता है देखने में, हल करने में नहीं अच्छा मजा आता है। तो कुछ चीजें मजा देने वाली भी होती हैं, तो उनको एक सीक्वेंस में लिखना भी अच्छा लगता है। तो आप चाहे ये अप्लाई करो, 100% राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी, हल कैसे करना है। सिग्मा v = 0 100% राइट है। यहां पर सेल का विभवांतर सिग्मा लगा होने का मतलब ये हुआ कि चाहे वो सेल का विभवांतर हो, चाहे प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर हो, सबके विभवांतर का इक्वल है। सबके विभवांतर का बीजगणितीय योग किसके इक्वल है? तो 0। तो समझ गए होंगे बात मेरी, मेरे कहने के भाव क्या है, मेरे भावार्थ क्या है, जो अंदर से निकल रहे हैं वो आपको समझ में आएगा।
तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0। यहां से जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो आपको लिख लेना है नोड पॉइंट पे। इधर दिख रहा है, सारी बातें दिख जाएंगी। यहाँ पर मुझे लगता है इधर बहुत सारा स्पेस, इधर भी बहुत सारा स्पेस दिख ही रहा है, ये है ना। यहाँ पर मैं बहुत नोट पॉइंट करने वाली बातें लिख रहा हूँ और इनको नोट भी कर लेना है। जल्दी से कॉपी पेन अपना तैयार रखो, कॉपी पेन तैयार रखो, चाय पीते हुए नजर आओ। बताया ना, चाय पीने का मुझे भी शौक है, लेकिन यहाँ कोई चाय बनाने वाला नहीं है, यहाँ कोई स्टूडियो नहीं है कि 2-4 लोग होंगे। बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास होते हैं ना, वहाँ चाय भी आ गई या फिर वीडियो चल रहा है, कैमरा भी रखा हुआ। यहाँ तो कभी कभी वीडियो बनाते समय 40 मिनट बाद पता चला कि मोबाइल पे लीड लगी नहीं, माइक पे ऐसे ही बोल गए। ये माइक लगा के टहल टहल के बोलते जा रहे हैं, 40 मिनट पढ़ा दिया, लेक्चर हो गया, बाद में पता चला वो लीडें ही लगी हुई थी। ऐसा भी होता है। रात के बज रहे हैं वो 12, 11, 1 और उस समय ये 40 मिनट का वीडियो लेक्चर खराब हो तो मूड अपसेट हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए कुछ भी चलता है, ये छोटे छोटे हरकतें हैं टीचर के लिए चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट पॉइंट पे लिखिएगा, क्या लिखना है नोट पॉइंट पे? पहला पॉइंट हल करने के तरीके बता रहा हूं, ठीक। ये सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है। और हाँ, कंफ्यूज में नहीं रहना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अब यहां से आपको न्यूमेरिकल के लिए बात शुरू हुई। अगर मैं पहले लूप की बात करूं, लूप 1 में, ठीक, लूप 1 में, अच्छा हल करने के लिए तो पहले मैं तरीका बता दूं, बाद में लूप 1 आते हैं, बाद में करते हैं, स्टार पॉइंट बना के समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब आपको सेल में सभी विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच का जब विभवांतर निकालना है, तो जब सेल में आपको विभवांतर निकालना हो तो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले तो आपको अपने एक चलने की दिशा तय करनी होती है। ऐसा नहीं है कि पहले हम इस वाले डिब्बे में गए फिर इस वाले डिब्बे में गए, एक तरफ से चलना शुरू करना होता है। किसी एक छोर से चलकर चलना शुरू करना है और घूमते 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 उसी स्थान पर पहुंचना है जहां पर आप थे पहले से, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां तक पहुंचना होता है। एक ही सिरे से स्टार्ट करना है और पूरा किनारे किनारे चलते हुए सभी अवयवों को उठाते जाना है, सभी अवयवों को उठाते जाना है, उनके सिरों के बीच का विभवांतर निकालते जाना है। और अब आती है बात कि प्लस में कौन सा माइनस है। इसकी चर्चा के लिए मैं ये हिंट पॉइंट आपको दे रहा हूं और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरी है समझिएगा। जब आप किसी एक सिरे से शुरुआत करते हैं तो अगर आप सेल में चल रहे हो प्लस से माइनस की ओर, सेल में चल रहे हो, कहां लिखे, यहां लिखते, ये सेल है बड़ा सा सेल चल रहे हैं प्लस से माइनस, हम जा रहे हैं इधर प्लस से माइनस की ओर। सेल में किधर चल रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर। सेल में जब हम जाए कहां पर प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर जाए तो हमें क्या लेना है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो माइनस पे लेना है। किस पे लेना है, माइनस का ई पर। जब हम कैसे जाएं, प्लस से माइनस को, तो जो अंतिम वाली प्लेट है ना उसका चिन्ह लेना है। अभी सारे डाउट क्लियर कर देंगे। कहोगे सर हमने तो सीखा है प्लस वाली लेना है, तो वो भी बताएंगे, कोई भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताएंगे। समझ, थोड़ी देर इंतजार करो, सब्र का बांध में टूटने दो। दूसरा सेल में हम अगर चल सकते हैं, दूसरी तरीका क्या हो सकता है, सेल में हम माइनस से प्लस की ओर भी जा सकते हैं, माइनस से प्लस की ओर भी जा सकते हैं। ये चलने की दिशा हो सकती है, हमारी डायरेक्शन ये होगी, हमारी डायरेक्शन ये हो जा रही है। तो माइनस से जब प्लस की ओर जाओ तो सबसे जो लास्ट की प्लेट है, अंतिम प्लेट, उसके लिए क्या लोगे, प्लस में लोगे। तो यहां का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, आपको तब क्या लेना है, प्लस का ई। नोट करते चलना, माइनस का ई प्लस का ई कब लेना है। फिर आते हैं प्रतिरोध। तीसरी चीज ये है कि बताइए कि प्रतिरोध लगाओ, कोई भी अवयव लगाओ प्रतिरोध। तो यहां पर प्रतिरोध अगर लगा है तो उसके सिरों का विभवांतर कैसे लगना है, तो हम प्रतिरोध में जा रहे हो इधर और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही हो वो इधर आ रही हो। समझना, ये रहा प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इसमें धारा आ रही है, धारा आ रही इस दिशा में, हम जा रहे हैं इस दिशा में, उल्टा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन मिले तो दोनों को ऐड करो, अर्थात ये धारा आ रही है, हम जा रहे हैं इधर, तो जो विभवांतर लेंगे वो प्लस का IR लेंगे, प्लस का IR लेंगे। दूसरा अगला पॉइंट,
जब हम ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें हम आए, इसमें रेजिस्टेंस धारा जा रही इधर और हम भी जा रहे हैं इधर, दो ही कंडीशन होंगी, या तो धारा इधर आ रही होगी तो हम इधर चल रहे होंगे। अपने चलने की एक दिशा इसमें निश्चित करनी है ना, बताया ना आपको। एक जगह से स्टार्ट करना होगा लूप को हल करने के लिए, एक जगह से स्टार्ट करना है और पूरे सर्किट को घूमना है, पूरे सर्किट में घूमना है, पूरे बंद पास में आपको घूमना है और सभी अवयवों के विभवांतरों को उठा करके उसको ऐड करना है। यही तो विभव का योग शून्य होता है, सिग्मा v इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको अप्लाई करनी ना। तो इसलिए यहाँ पर देखो प्रतिरोध में आप जा रहे इधर और धारा भी जा रही इधर, जब दोनों समान दिशा में हो तो क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का IR, v इक्वल टू IR ओम के नियम से, तो विभवांतर का क्या होगा, v इक्वल टू माइनस IR। बात समझ गई थी, इतनी चीजें क्लियर होंगी मेरे हिसाब से। अब ये चार बातें सर हमने सीखा है कि जब प्लस वाली पहली प्लेट हो तो पहले प्लस ले लो, बिल्कुल सही ले सकते हो, कोई गलत नहीं, 100% राइट। मैंने ये पहले बता दिया तो पहले वो बताते चले गए, उसको वापस करना। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर ये माइनस है तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन इन चिन्हों को बदल देना है प्रतिरोधों में, और कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पहले ले रहे हो प्लस का ही, बिल्कुल सही, पहले वाले पहली प्लेट जब मिले प्लस तो प्लस का ही ले लो, यहां पर मिले माइनस पहली प्लेट तो माइनस का ही ले लो। फिर यहाँ के चिन्हों को भी आपको चेंज कर देना है प्रतिरोधों में। क्या करना है कि अगर प्रतिरोध धारा आ रही इधर, आप जा रहे हैं इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस का IR ले लो। क्या लेना है, माइनस का IR। ये सेकेंड पोजीशन बता रहा हूं, सेकेंड, ये इसके लिए प्लस का I, इसके लिए माइनस की, इसके लिए माइनस का IR। और जब दोनों एक ही दिशा में प्रतिरोध में, हम भी जा रहे हैं इधर, वो भी जा रहे हैं धारा इधर, तो प्लस का IR लेंगे, प्लस का IR, और माइनस का IR भी लेंगे, लेकिन वो कब लेंगे, जब हम ये वाली चीज, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिवाइज कर लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। यहाँ पर क्या है, प्लस ही, यहाँ पर क्या है, माइनस ही। तो इन दोनों में जब डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया है, चलने की दिशा को अपने ये बदला, पहले ले रहे हैं प्लस, यहाँ ले रहे हैं माइनस, तो यहाँ की डायरेक्शन को, यहाँ के भी चिन्हों को बदल देना है प्रतिरोध को। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपका मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में अप्लाई करना है। अब भूलोगे नहीं, याद रखना। सेल में चले प्लस, प्लस से माइनस का, सर माइनस का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कुछ भी लो, मेरा कहने का है कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सेल में चले प्लस से माइनस, पहले जो ले, तो ये तो थोड़ी बहुत बातें याद करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी हो जाता है कि यार खाली का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोर्ड एग्जाम के पहले हम कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो फिर वहां पर ऐसे ही बैठोगे, फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते रह जाओ, पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हम बता रहे हैं आपको, चाहे ये चिन्ह आप अप्लाई करो और चाहे ये, कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए, बस इसकी बात कर रहा हूं। तो आशा करते हैं ये चीजें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल अब इनके इक्वेशन बनाते हैं, आप अभी जगह दिख रही है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब गंदा संदा का स्क्रीनशॉट मैं तो हंसी आ रही है अपनी राइटिंग पर, वैसे मैं इतना गंदा नहीं लिखता हूँ, अच्छा लिखता हूँ बोर्ड पे, बट समझाने की रिवीजन वाली क्लास चल रही है ना, इसलिए। अगर मैं लिखता होता तो शायद आपकी डिफिनेशन भी लिख सकता था, अगर लेक्चरिंग होती तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर, तो डिफिनेशन भी लिखता, आपको अच्छा लगता, लेकिन समय नहीं है और रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा समझाते, इधर तीर उधर तीर, ये माइनस एक जल्दी जल्दी बनाते, थोड़ा उल्टे ऐसे करके टेढ़ा करके ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें भी नहीं सही से राइटिंग बन पाती, लेकिन राइटिंग से कोई मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेना होगा। फिलहाल लूप एक में यहाँ पर हल करते दिख लीजिएगा, ठीक है। लूप एक में क्या है, चलो लूप एक में घूम के दिखाओ। लूप एक थोड़ा सा जूम कर सकते हो अगर ना दिख रहा हो तो, और दिख रहा है तो बहुत अच्छा है। चलो आप लोगों के लिए मेरे पास मार्कर और भी कलम के हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे हल करना है। जिन लोगों का बेस बहुत कमजोर है लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के बाद, तो फिर आपको बहुत टॉपिक को बेसिक से पढ़ना है, और उसी बेसिक को क्लियर करने के लिए आनंद सर आपको कुछ फिगर ड्रा करके ही पढ़ेंगे। फिगर ड्रा करने का मतलब है, मेरा प्यारा सा आया गोलू, और ये रहा गोलू, गोलू के हाथ में है एक टोकरी, गोलू के हाथ में एक टोकरी,
जिसमें क्या करेगा, वो सभी सेलों और प्रतिरोधों के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वैद्युत विभवांतर है, उनको उठा के अपनी टोकरी में डालेगा, अपनी टोकरी पे डालेगा। ठीक है, शर्त क्या है, आपको किसी एक स्थान से शुरू करना है। किसको? आपको अपनी तरह से घूमना। मैं घुमाऊंगा गोलू को, गोलू घूमेगा, गोलू गोलू छोटा सा बच्चा है। अब देखो ये चलना शुरू किया, किसी एक स्थान से हम इसे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, किसी एक स्थान से चलना शुरू कर रहा है, यहां से इसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट भी यही होगा। चलना शुरू किया, टहलते हुए, गाना गाते हुए जा रहा है, मैं निकला वो गडले के, आगे चला। ठीक, गाना गाते हुए ये चल रहा है, आगे बढ़ा, यहां पर पहुंचा, प्लस से जा रहा है माइनस की ओर। हमने क्या बताया, चाहे जो कॉन्सेप्ट उठाओ आपकी मर्जी, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो यहां पर प्लस से जा रहा है माइनस की ओर, तो आपको क्या लेना है, सेल में माइनस के लिए गए, तो यहां पर हम क्या लेंगे, विभवांतर, इसके सिरों का सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों आपको उठाते चलते हैं। तो यहाँ के सेल का जो विभवांतर होगा वही विद्युत वाहक बल, अर्थात यहाँ पर क्या मिल गया, E1। ठीक है, माइनस का E1 क्यों लिया, क्योंकि हम चल रहे हैं प्लस से। हमने अपनी चलने की दिशा क्या ली है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ये चल रहा है ऐसे, समझ लो, ऐसे घूम के पूरे परिपथ में आना है, ऐसे। ठीक, इस प्रकार से घूमते 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 अपने एंड पॉइंट पर पहुंचाना है। तो ये पूरा क्या होगा, परिपथ हम घूम चुके होंगे। तो हम कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है सर, सही बता रहे हैं। तो चलते हैं, प्लस से जा रहे हैं माइनस की ओर, तो माइनस कर लिया E1। अब आगे प्रतिरोध में हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कहां गए, ये प्लस का I लेते हैं, प्लस का I, तो प्लस का I(R1), प्लस का I1R1, धारा कौन सी, I1। आगे बढ़े, किनारे किनारे चल रहा है गोलू किनारे किनारे संभल के चलता हुआ आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है। चलता हुआ अचानक से उसके आगे एक और प्रतिरोध मिला। क्या, एक और प्रतिरोध मिला। अब क्या करेगा गोलू, इसके पहले देखेगा कि इसकी दिशा किधर है, वो जा रहा है इधर, इसमें प्रवाहित धारा की दिशा भी उसी की दिशा में है। तो गोलू ने क्या किया, टोपी खोली, प्रतिरोध को उठाया टपक और डाला गया माइनस का I2R2, क्योंकि यहाँ पर धारा भी I2, प्रतिरोध भी R2। प्रतिरोध विभवांतर को डाला अपनी टोकरी में, आगे बढ़ा गोलू को किसी से कुछ नहीं मतलब है, गोलू को देखना है केवल विभवांतर, गोलू को कुछ नहीं देख रहा है, गोलू के सामने जो भी दिख रही है गेंद उसको हिट करना है, समझो। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या मिला, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस से जा रहे हैं किधर, प्लस की ओर, माइनस से जा रहे हैं किधर, प्लस की ओर। तो प्लस का, इसके सिरों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, इसके सिरों का E2, जो बाद वाली प्लेट है उसी का चिन्ह लिखना, प्लस E2। आगे पहुंचे गोलू मिल गया अपने पहले स्थान पर। गोलू ने टोकरी से सभी विभवांतरों को योग कर लिया, क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 0। सभी विभवांतरों का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है, सिग्मा भी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इतना सारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट खत्म, क्लियर, बस खत्म ही नहीं, खत्म, पूरा किरचॉफ के नियम यहां से सॉल्व हो गए। नो डाउट कि किसी को ना समझ में आ जाए, मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे सर पटकने वाला नहीं, ये फेल ना लाइएगा। इतना भी गंदा नहीं पढ़ा रहा हूँ जितना आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत गंदा पढ़ा है, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई आपको तेज पढ़ना है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो, बताता तो कितनी बार बताऊँ, स्पीड बढ़ा लो, आपको स्पीड बढ़ा देगी। ये बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए भी है जिनका बेस बहुत कमजोर है, और उन लोगों के लिए भी जिनको बहुत हम ब्रह्मास्त्र वाली फीलिंग लिए बैठे। अरे किरचॉफ का नियम है, उस पे होता क्या है, विभव का नियम है, E1 E2 कैसे प्लस माइनस है, आपसे पूछो, आपको क्वेश्चन आ रहेगा, हम ब्रह्मास्त्र ना बनो भाई, स्पीड बढ़ा लो, देख लो, बहुत कुछ सीख के जाओगे। लूप 2 में अगली बात करते हैं, लूप 2 में क्या करना है बताओ। लूप सेकेंड, लूप 2 में, हाँ हल करो। लूप 2 में इसको आप लोग हल करते हैं, बताते चलो।
अब ऐसा भी ना करो ये इस पे ये रूल उस पे वो रूल, कैसा भी अप्लाई कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी रूल आप अप्लाई कर सकते हो उस पे, ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। जरूरी नहीं है कि आप एक ही रूल पे चलो, चिन्ह बदलो लेकिन तो फिर दोनों के बदलो, सब ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज कभी ना हो इन बातों पर। यहां पर गोलू को घुमाते हैं, गोलू गोलू नहीं, अब घूमेगी छुटकी, छुटकी क्या अब छुटकी घूमेगी कहां पर, लूप 2 में, लूप 2 में घूमने आती है और स्टार्ट करती है किसी एक जगह से। आप कहां, इस बार मैं इस तरफ से घूमूंगा बिल्कुल, और मैं घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमूंगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। मुझे मन है घुमाने का, किसको, छुटकी को, छुटकी को घुमाने का मन है। छुटकी घूमना शुरू करती है, कैसे चलेगी, इसके पास भी है टोकरी, इसके हाथों में है टोकरी, एक टोकरी इसके हाथों में है, बड़ी सी टोकरी, जिसपे क्या करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस को इस पे डालेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को इस पे डालेगी हर जगह, विद्युत वाहक बल को भी, ईएमएफ को भी उस पे सेट करेगी। चलो चलना शुरू करते हैं, पूरे परिपथ में ये घूमेगी और सभी जगह से विभवांतर और विद्युत वाहक बलों को अपनी टोकरी में डालते हुए आगे इसको चलेगी। जब ये लौट के आएगी इसे मिलेगी चॉकलेट, डेयरी मिल्क, आगे बढ़ रही है। यहाँ पर R3 प्रतिरोध पे आगे जाती है, तो यहाँ की धारा कौन सी है, I1 प्लस I2, इधर जा रही है, हम आ रहे हैं इधर, धारा जा रही है इधर। तो अगर यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो यही भी अप्लाई कर सकते हो, हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही है इधर, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हो, प्लस का, या तो प्लस का I2 नहीं, तो धारा I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 इंटू का प्रतिरोध क्या है, R3। बिल्कुल सही, राइट सर। आगे बढ़ते हैं, चले आगे आगे चले, आगे चले, चलता चल चलता चल, चले चले चले, यहाँ पे मिला विद्युत वाहक बल छुटकी को। अब ये इसके विद्युत वाहक बल को अपने टोकरी में डालेगी, प्लस से जा रहे माइनस की ओर। जब यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो प्लस से जा रहे माइनस की ओर, प्लस से जा रहे माइनस की ओर, तो माइनस वाला लेंगे, माइनस का E2। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे चले, दम 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 दम, आगे क्या मिला, ये प्रतिरोध मिला R2 है, तो R2 प्रतिरोध में धारा आ रही इधर, हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही इधर, हम जा रहे हैं इधर, अपोजिट है, अपोजिट के लिए हमने क्या लिया था अभी, प्लस का, तो प्लस का I, यहाँ पर धारा कौन सी, I2 है, हाँ I2 और प्रतिरोध R2। आगे चले, जब अपनी जगह पर पहुंच गई छुटकी। अब यहाँ से उसे पूरे परिपथ में, पूरे पास में, पूरे लूप में वो सभी अवयवों के विभवांतरों को उठा चुकी है। अब यहाँ से इन सभी का योग क्या होगा, 0। यही हमारे किरचॉफ दादा ने बताया था, दत्ता ने बताया था, चाचा ने बताया था। किरचॉफ के रूल से ये चीजें बातें निकल के आती हैं कि हम विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच के विभवांतर के बीच करती योग जो शून्य होता है, ये बताया। इसकी सहायता से हम अगर एक परिपथ, एक चीज का हमें रेजिस्टेंस नहीं मालूम है या फिर धारा नहीं मालूम है, विभवांतर नहीं मालूम है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं इन बातों का उपयोग करके। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी करिए। साफ करें, कहां गया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलो किरचॉफ के नियम से संबंधित अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स सीखते हैं। कितने न्यूमेरिकल किए गए, अब न्यूमेरिकल में देखो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बहुत स्पीड से सॉल्व करना है, बहुत स्पीड से सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत स्पीड से सॉल्व करना है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन ये यहां पे है रेजिस्टेंस, यहां पे है रेजिस्टेंस, यहां पर है सेल, यहां पर है सेल, रेजिस्टेंस लगा देता हूं, और यहां पे है एक सेल,
ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, पीछे भी पूछा गया है, कई वर्षों में पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या इसका ये भी सेल है आगे यहाँ से, ये सेल प्लस माइनस, ये 1 वोल्ट का, ये 1 ओम का, ये 2 वोल्ट का, यहाँ पे कुछ रोल लगा हुआ 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 3 वोल्ट माइनस प्लस, यहाँ पर भी है प्रतिरोध 1 ओम, और यहाँ पर है सेल प्लस 1। एक बार फिगर देख लें। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसको यहाँ पे प्लस कर दो, माइनस प्लस 1 वोल्ट, ए बी सी डी। तो प्रश्न में कह रहा है 2020 में क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है हमसे कि बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, बी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, और 3 वोल्ट वाली सेल में धारा, 3 वोल्ट वाली सेल में धारा कितनी प्रवाहित होगी इसका मान हमें निकालना है। 3 वोल्ट वाली सेल में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। हाँ, हल करना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर लूप कितने दिख रहे हैं, 2 लूप दिख रहे हैं। किरचॉफ के जो नियम मैंने बताए हैं आपको वही नियम यहाँ पर अप्लाई करने हैं। कितने नियम, कितने लूप दिख रहे हैं, 1 और 2। तो हम यहाँ पर ज्यादा चर्चा तो उस तरह से नहीं की, हल कर आप वो बेसिक तरीका बताएं जो अभी आपको किरचॉफ के दूसरे नियम में बताएगा, आप वो सारी ट्रिक्स आपको पता है, अप्लाई करनी है। परिपथ में घूमना शुरू करते हैं, एक दिशा से घूमना शुरू करना है एक जगह से, और घूम करके उसी स्थान पर पहुंचना है। चलिए कौन से लूप में पहले पहुंचे। हाँ, शर्त क्या है, लूप बना लूं, 2 बन गए, 1 और 2, इनके नाम भी है। लूप 1 का नाम क्या है बताओ, पहले अगर लूप 1 में घूमे तो ए बी डी ए, लूप 1 ए बी डी ए बी डी ए बी, ए से शुरू किया तो ए तक ही पहुंचे, तो ये पूरा बंद लूप होगा ना, ए बी डी ए, इधर नहीं आ जाना, दूसरा लूप हो जाएगा। दूसरे लूप पे पहुंचाएंगे तो हमें पहले ही लूप को पूरा बंद लूप बनाना है, ठीक है। 2 लूप बन रहे, 2 बंद पास, एक स्थान शुरू करना है और पूरे लूप में घूम के वहां तक पहुंचना है। कंडीशन क्या है, जिस सेल से जो धारा प्रवाहित करो उस सेल को उतनी ही धारा वापस कर दो, जिस सेल से जितनी धारा प्रवाहित करो उस सेल को उतनी ही धारा वापस कर दो। यहां पर अगर हम सेल को देखें तो 2 वोल्ट वाला ये, 1 वोल्ट वाला ये, 1 वोल्ट वाला ये सेल है, और एक ये 3 वोल्ट वाला सेल है। इसका ईएमएफ ज्यादा है और सबका ईएमएफ इसकी अपेक्षा कम है। अगर बराबर भी होता तब भी कोई फर्क नहीं थी। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन से, प्रश्न से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर बराबर के ईएमएफ होते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। और जो बड़ा है उससे उस सेल से धारा प्रवाहित करो तो और ज्यादा बेहतर है। और अगर बराबर होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिससे चाहो उससे धारा प्रवाहित कर लो, जिससे चाहो उससे धारा प्रवाहित कर लो। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? अगर एक बड़ा है सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, उस सेल से धारा प्रवाहित करो तो बहुत बेहतर है। अगर बराबर ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल सबके बराबर है, तो किसी भी सेल से धारा प्रवाहित करो, कोई दिक्कत नहीं। कम विद्युत वाहक बल है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हल करना किसमें आसान होगा, क्योंकि वहां जब 2 सेलों से, मान लो एक सेल से धारा, इस लूप में मैं इस सेल से धारा प्रवाहित कर दूं, उस लूप में इस सेल से धारा प्रवाहित कर दूं, इससे धारा कहीं मिसमैच हो, I1 प्लस I2 ऐसा कुछ बनता है, तो फिर धारा को काउंटिंग करने में जब हम 2 लूप में हल करते हैं तो इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो क्यों ना और आसान तरीका अपनाओ ना, और आसान खोजो खुद से। जरूरी कि बुक में लगा है वैसे ही लगा, मैं वैसे ही लगाऊंगा सर जैसे बताया गया था, तो ऐसा थोड़ी करना है। आप क्या करो, एक सेल से धारा प्रवाहित करो और उस सेल को उतनी धारा वापस कर देते हैं। मैं यहां पर देखो, इस सेल से धारा प्रवाहित कर रहा हूं 3 वोल्ट वाले से, कितनी धारा प्रवाहित कर रहा हूं, धारा प्रवाहित कर रहा हूं I, ठीक, धारा कितनी प्रवाहित कर रहा हूं, I प्रवाहित कर रहा हूं।
यहां से धारा इस मान ले लो आई धारा प्रवाहित होती, ये धारा गई यहाँ आई आई, यहां से ये धारा दो भागों में बट गई, दो रास्ते हो गए, तो एक धारा इधर जाएगी, एक धारा इधर जाएगी। इधर धारा मान लिया 2 ओम वाले इस पूरे विकर्ण में धारा जो आई वो आई I1, तो यहां पर धारा कितनी जाएगी? कुछ लोग क्या करते हैं यहीं से I2 कर देते हैं, अरे मिस्टेक कर दिए, I1 धारा इधर, तो शेष धारा कितनी है? I माइनस I1 है। कितनी धारा? I माइनस I1। शेष धारा कितनी? I माइनस I1, ये इधर जाएगी। बात समझ में आ रही? I माइनस I1, तो ये धारा अब ये यहां से होते हुए I माइनस I1 इधर से आई, I1 इधर से आई, ये दोनों धारा यहाँ पर ऐड होंगी, तो सोचो I1 और प्लस I1 जब ऐड होगा, I1 से I1 कैंसिल आउट, I धारा फिर से अपने सेल में वापस पहुंच जाएगी। जिस सेल से हमने जितनी धारा ली उस सेल को उतनी ही धारा क्या कर दी है? वापस कर दी है। अब समय बहुत हो रहा है, इसलिए स्पीड से थोड़ा सा क्वेश्चन को लगाते हैं। ABDA में कहीं से भी शुरुआत करो, मैं शुरुआत करता हूँ इस जगह से, ठीक, शुरुआत करता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, जैसे इसमें धारा गई है उसी दिशा में घूम लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। यहाँ से प्रतिरोध में गए, गोलू चला, अब गोलू वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, वो तो मुझे समझाने के लिए आपको बता दें, आप खुद चलो, आप क्योंकि आपको ही हल करना है, गोलू को नहीं करके आना है। यहाँ से 2 ओम वाले प्रतिरोध में आप जा रहे हो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब चले थे तो कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यूज करना, कंफ्यूज नहीं होना। धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, माइनस कर ले रहे हैं, माइनस वाला कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, तो माइनस का I माइनस I1, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस का ले रहे हैं, और प्रतिरोध कितना है? 2 IR V IR से हमें विभवांतर उठाना है, ओम के नियम से IR, ठीक है। आगे बढ़े, इस सेल में जा रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, प्लस वाली प्लेट लास्ट में है, तो हमें इसका विद्युत भागफल प्लस का 2 लेना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, यहाँ पर लिखा लगा है 1 वोल्ट का विद्युत वाहकबल वाला सेल, तो यहाँ पर आगे बढ़े तो हम प्लस से जा रहे हैं माइनस को, तो माइनस की प्लेट है तो माइनस का 1। आगे बढ़े तो हमें 1 ओम वाला प्रतिरोध मिला, यहाँ पर धारा कितनी जा रही है? I माइनस I1। प्रतिरोध में धारा का मान तो बहुत है और धारा की दिशा का भी मान है, हम जा रहे हैं इधर, धारा की दिशा में हमारे चलने की भी दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर होगा चलने की दिशा वही है, तो माइनस का, धारा की दिशा भी वही है, माइनस का 1, और धारा क्या है? I माइनस I1, I माइनस I1। आगे बढ़े, यहाँ पर अब आगे इधर जाना है, ये अभी हो गया 2 ओम का, हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रहा है इधर, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 I1, प्लस का 2 I1, धारा यहाँ कितनी आ रही है? इधर, और हम जा रहे हैं इधर, तो प्लस का लिया 2 I1 सभी, और फिर पहुंच गए अपने स्थान पर। अब कोई अवयव बचा नहीं, सभी का योग क्या होगा? 0। इधर दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, लाइट का बताया, छोटी मोटी व्यवस्थाओं से वीडियो बन रहे हैं बस आपके लिए, आपके प्यार के लिए। I माइनस I1 2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, सही है। यहाँ से क्या मिलेगा? सभी को काउंट करते हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कराए, 2 एकम 2 I, ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस से प्लस भी हो जाएगा, प्लस का 2 I1, हम भी करते चल रहे हैं साथ में, 2 में 1 गया, प्लस का 1 मिला, माइनस इसमें गुणा होगा तो I माइनस I1 होगा, और ये प्लस का 2 I1, अच्छा माइनस का 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का I1 हो जाएगा बराबर 0, प्लस का 2 I1 1 I1 प्लस ये कितने हो गए 5 I1, और ये माइनस का 2 I माइनस का 1 तो 3 I हुए माइनस के, प्लस का ये 2 2 4 और एक ये 5, तो 5 I1 बराबर, ये प्लस का 1 है उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लो। ये जो प्लस का 1 है उस दिशा में गया तो माइनस का 1 हो गया, बराबर कुछ आ गया, तो माइनस 3I प्लस 5 I1 बराबर माइनस 1, 3I माइनस 3I प्लस 5I1 इज इक्वल टू माइनस 1। आगे लूप कौन से? लूप 2 में आते हैं। लूप 2 कौन सा है? बी से शुरू करें तो BCDB में क्या सॉल्व करो, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, हम भी यहाँ से, जहाँ से जहाँ तक वैसे शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी घूम सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट सबके में बोलते हैं। यहाँ से जा रहे हैं, प्रतिरोध में चल रहे हैं, प्रतिरोध में चल रहे हैं, प्रतिरोध में धारा की दिशा भी इधर, हमारे चलने की दिशा इधर, तो माइनस का धारा कितनी है? I है, और प्रतिरोध कितना है? 3, तो 3I, माइनस का 3I, समझ में आ रहा है? सही है, प्रतिरोध इधर, ठीक है, बिल्कुल सही है, माइनस का 3I। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर माइनस प्लस, सेल में जा रहे हैं हम इधर प्लस की ओर, प्लस का 3 वोल्ट, बिल्कुल सही, माइनस का इस तरीके से, ठीक है। आगे गए, प्रतिरोध में धारा इधर है जाने की, हम भी जा रहे हैं इधर, तो जाने, अच्छा हाँ ठीक है, जाना दोनों इधर है तो माइनस में लेंगे, माइनस का 1
और आई, फिर आगे बढ़े, ये जा रहे हैं प्लस से जा रहे हैं माइनस की ओर, प्लस से जा रहे हैं माइनस की ओर, तो यहाँ पर माइनस का 1 वोल्ट, माइनस का 1 आई हो गया, ठीक है, माइनस 1 वोल्ट। लौट करके वापस आए, लौट करके इस लूप में इधर चल रहे हैं, तो ये प्रतिरोध मिला, इसमें ये धारा इधर है, हम जा रहे हैं इधर, धारा भी इधर, तो माइनस कर लिया जाएगा, माइनस का 2, और धारा कितनी है यहाँ पर आई, तो माइनस का 2i1 इज इक्वल टू 0। सभी अवयव ऐड हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं बचा, तो इज इक्वल टू 0। देखो कुछ जुड़ने वाला है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 4i, ठीक, 3 1 4 सब, और 3 वोल्ट है, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 3, ठीक, प्लस का 3 और माइनस 1 प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 2i1 बराबर, ये प्लस का 2 बचेगा, 3 में 1 घटेगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, तो माइनस का 2, समीकरण नंबर 2। अब जरा देखो समीकरण 1 और 2 को हल कैसे किया जाए, ये 3i है, ये 4i है, ये 5i1 है, ये 2i1 है। ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे इधर देख लो, अभी है जगह, समीकरण नंबर 1 को इंक थोड़ी सी कम कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 5i1 माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करा दें, समीकरण 1 को, ये 3 है 4 है, तो 4 से तथा 2 को समीकरण 2 को क्या करना है, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, गुणा करिए जरा, इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से, समीकरण 4 दिया 12 माइनस के 12i प्लस 4 5 20i1 बराबर, ये 4 एकम 4, तो माइनस का 4 बटे, इसको किससे गुणा कराना है, 3 से, तो 3 चौके 12 माइनस का 12i, फिर ये 3 से 3 दूनी 6, तो माइनस का 6i1 बराबर, ये क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6। सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। हल करते हैं, जोड़ने पर, अगर हम जोड़ने पर करेंगे, मतलब यहाँ पर नहीं, जोड़ने पर तो नहीं, घटाने पर करेंगे, तभी चिन्ह बदलेंगे, तो घटाने पर, अगर घटाने पर हम अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वालों के, नीचे वाले इक्वेशन के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब इसको दोनों पक्षों में हमने पहले माइनस से गुणा करके तब इससे ऐड किया हुआ है, तो अगर ऐड करें तो ये तो कैंसिल हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 20 6 26 i1 यहाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है, 26i1 इज इक्वल टू, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 4 कैंसिल आउट हुआ, तो प्लस का 2 मिला, तो i1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या 2 से, क्योंकि प्लस का केवल 2 बचा है, 13 दूना 26, तो i1 इज इक्वल टू 1/13, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, i1 इज इक्वल टू 1/13 एम्पियर। अच्छा, i1 किस शाखा में धारा है, इस BD शाखा में धारा है, i1 की वैल्यू किस शाखा के लिए है भाई, BD शाखा के लिए आई है वैल्यू, और हमें कहा है BD के सिरों का विभवांतर बताओ, तो BD के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो यही पूछा है, B व D के सिरों का विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, V इक्वल टू I1 की वैल्यू 1/13, R की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या हो गया 2/13 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा, 2/13 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या आता है, हल करना था, पहले इस सेल में धारा कह रहा था, 3 वोल्ट वाले सेल में धारा बतानी, इसीलिए मैंने इस सेल से धारा भी प्रोवाइड की, ये चीज तो आपको बताई नहीं, क्योंकि ये कहा ना 3 वोल्ट वाले सेल में धारा बतानी, तो क्यों ना इससे प्रवाहित किया जाए आई, वैसे भी कोई इसका पर्पस ना बनाओ तो ठीक है, आप बड़ा सेल देख रहे हो, बड़े विद्युत वाहक बल वाला, इससे इस धारा प्रवाहित कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या, 3 वोल्ट वाले सेल में धारा प्रवाहित करनी है, तो आई धारा इधर से होकर के जा रही है, इसमें आई का मान निकालना है, वोल्ट आपको आई का मान कैसे मिलेगा, तो i1 का मान जो 1/13 है, किसी भी समीकरण में रख दो, मैं यहाँ पर रख दूं 1/13, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो समीकरण 1 में रखते हैं, तो माइनस का 3i प्लस 5/i1 की वैल्यू कितनी 1/13, मतलब 5/13 बराबर माइनस का 1, ये उधर जाएगा, तो माइनस का इधर दिख रहा है ना, ठीक है, -3i बराबर माइनस का 1/13
1 बटे तो कुछ नहीं -1 और ये 5/13 उधर गए तो माइनस के 5/13 आ गई, 13 इधर करो, 13 एकम 13, 13 5 18, माइनस के 18/13 हो जाएगा, ये 3 है तो माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट होगा और 3 6 18, अर्थात आई की वैल्यू आएगी 6/13 एम्पियर, 6/13 एम्पियर ऐसा हो जाएगा, 6/13 एम्पियर यहाँ दिख रहा है, ठीक है 6/13 एम्पियर ऐसा हो जाएगा। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने 3 क्वेश्चन लिखे थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये भी प्रश्न है, और एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर ये क्वेश्चन बताइएगा, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही ये मेहनत चल रही है। ये R2 बराबर है 10 ओम और E1 बराबर ये है 10 वोल्ट और ये E2 बराबर है 10 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ये R1 बराबर दिया गया है 10 ओम, 10 ओम। दर्शाए गए उपयुक्त परिपथ के प्रत्येक परिपथ प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। दर्शाए गए उपयुक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध R1 और R2 जो 2 प्रतिरोध लगे हैं, यहाँ पर प्रवाहित धारा की आपको गणना करनी है। अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, ए बी आगे घूम के ये आए, यहाँ जंक्शन जहाँ पे मिल जाए आपको, और हो सके तो ये भी आप नाम दे दो A B C D E F G, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, ऐसे भी बना सकते हो। तो सारे नंबरिंग भी हो गई और अच्छा हो गया, लूप के नाम आपको लिखने में आसानी होगी। फिलहाल किसी एक सेल से आपको धारा प्रवाहित करनी है, किसी एक सेल से धारा को प्रवाहित करके हल करना है। कितने लूप बन रहे हैं यहाँ पर? लूप बन रहे हैं सर 2 लूप बन रहे हैं, एक ये पूरा इधर, यहाँ पर अगर हम घूमेंगे 2 इक्वेशन बनेंगे। भाई ये यहाँ से ऐसे बना हुआ है चित्र भरे, लेकिन आपको यहाँ पर जाना है, वहां नहीं पहुंचना है। एक लूप ये बना, दूसरा लूप ये बना, हम यहाँ से सेल से धारा प्रवाहित कर दें, E1 वाले सेल से I धारा प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ से। सोचो ये धारा यहाँ पर क्या I बन गई, यहाँ पर धारा कौन सी जाएगी? I माइनस I बन जाएगी। सहमत हो इस बात से? हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। I1 धारा इधर, I माइनस I1 धारा इस दिशा में जाएगी, बोलो जाएगी। तो आगे क्या होगा? हम क्या करें, इक्वेशन बना लें। तो करते हैं लूप 1 व 2 में अगर देखें तो हम नाम दे दो, चाहे A B G F ऐसे करके भी नाम दे सकते हैं, A B G F A ऐसे पूरा सर्किल। ये लूप 1 है, इस पे अगर हम अप्लाई करें, इसमें क्या आप ये छोटा लूप देख रहे हो, इसमें हम चलने की दिशा भी अपनी यही बनाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं? माइनस से प्लस की ओर। तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी? भाई धारा तो यहाँ नहीं देखनी है, सेल में आपको देखना है केवल इसके सेलों का विद्युत भागफल। तो ये क्या मिलेगा? 10 प्लस का 10 मिलेगा, क्योंकि जा रहे हैं इधर माइनस से प्लस की ओर, तो प्लस का 10। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कुछ नहीं मिल रहा। हमने धारा को बांट लिया है, इधर से धारा कितनी गई I, इधर से धारा कितनी गई भाई, यहाँ से एक ही सेल से धारा प्रवाहित की है। आप चाहो तो इस सेल से धारा प्रवाहित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस सेल से धारा प्रवाहित कर ली और यहाँ पर धारा मैंने बांट दिया, एक दिशा में धारा क्या भेज दी? I1, और यहाँ पर धारा शेष धारा क्या होगी? I माइनस I1, I माइनस I1। अब देखो धारा इधर गई, धारा इधर जा रही, ये धारा I1 उधर चली गई। हम इस लूप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ धारा I माइनस I1 आ रही है इस प्रतिरोध में, हम भी जा रहे हैं इधर, धारा भी जा रही है इधर, तो माइनस होगा, माइनस का 10 प्रतिरोध है और धारा कितनी है?
आई माइनस आई वन, तो इसके सिरों का विभवांतर ही हो जाएगा और लूप में तो कुछ लगा नहीं, बराबर 0। ठीक है, समीकरण थोड़ा सा बना लो, माइनस का 10 आई और 10 का माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का 10 आई वन इज इक्वल टू 0, 10 आई वन इज इक्वल टू 0। अब लूप दूसरे में आते हैं, नाम नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लूप 2 में बात करता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूप 2 ये पूरा बन रहा है। अब ऐसा ना सोचो यहाँ से ऐसे ऐसे बना रहे, इस पर सीधा ऐसे तिरछी लाइन खींच दो, प्रतिरोध लगा दो, हो गया काम खत्म, ये पूरा ऐसे बनेगा। या फिर इसको यहाँ से सीधे ऐसे खींच दो, ये प्रतिरोध को ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बैंड है, ऐसे बना दिया गया चित्र। अब आप इसमें देखो, इसमें भी मैं क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज ही इस प्रकार से घूम रहा हूँ। तो देखो प्लस से जा रहा हूँ माइनस क्यों, तो यहाँ से आपको तो केवल विद्युत वाहक बल से मतलब है, धारा की दिशा से मतलब नहीं है। प्लस से जा रहे हैं माइनस क्यों, तो यहाँ का क्या मिलेगा आपको, इस जगह पर माइनस का 10, माइनस बाद वाला करूंगा। फिर आगे बढ़े तो वही वाला कॉन्सेप्ट, धारा की दिशा में जा रहे हो, यहाँ पर धारा I1 इस दिशा में जा रही है, तो धारा की दिशा में चल रहे हो तो माइनस कर लोगे, माइनस का 10, यहाँ पर क्या होगा, फिर से देख लो, हम जा रहे हैं इधर से माइनस का 10 वोल्ट और ये आगे गए तो 10 ओम का प्रतिरोध है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस माइनस का लेंगे, माइनस का 10 I1। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर ये भाई ये लूप घूम के वहां तक पहुंचना है ना, तो ये यहाँ पर मार्ग में ये प्रतिरोध मिला। अब यहाँ में हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही इधर, तो मतलब प्लस का होगा और धारा कितनी है I माइनस आई वन, प्रतिरोध कितना है 10, तो 10 गुणे I माइनस बराबर 0। हल करते जरा इसको, ये मिलेगा माइनस का 10 I1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 I माइनस का 10 I1 बराबर क्या मिलेगा 0। 10 I1 अच्छा जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा माइनस का 10 प्लस 10 और 10 जुड़ के, और ये 10 प्लस के 10 आई नहीं है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा -10 20 I1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 मान लो, उसको समीकरण नंबर 1 मान लो। हल करते हैं, हमें बताना क्या था वो भी पहले निकल आएगी। तो पहला समीकरण हमारा ये बना प्लस का 10 माइनस का 10 I प्लस का 10 I1 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा ये बना माइनस का 10 प्लस का 10 I और माइनस का 20 I1 इज इक्वल टू 0, 20 I1 इज इक्वल टू 0। हल करते हैं जरा इसको, हल कर लीजिए क्या मिलेगा। अच्छा -10 तो प्लस से 10 कैंसिल आउट, 10 I प्लस के 10 I माइनस के 10 I कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या है माइनस के 10 I, यहाँ पे प्लस के माइनस के 20 I1 और यहाँ प्लस के 10 I1, तो यहाँ पर माइनस का 10 I1 मिलेगा, 10 I1 इक्वल टू 0। अब 10 को उधर भेजो जब 0 ही है तो I1 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 एम्पियर, I1 इक्वल टू 0 एम्पियर। अब ये किस धारा में, किस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I1 यही धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो R2 प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, R2 प्रतिरोध में धारा इक्वल टू 0। R1 में चर्चा कर लेते हैं, तो R1 में कितनी धारा है I माइनस I1, अर्थात I का मान आपको निकालना होगा। चलिए निकालते हैं, I1 का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर पूरी लैंग्वेज लिख दिया करो। हम भाई जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी शॉर्ट लैंग्वेज लिख रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल आपको बताने हैं और अभी 2 ही हुए हैं और तीसरा आपको होमवर्क के लिए कुछ हिंट दे देंगे और आपको वो करना होगा, ठीक है। तो 10 माइनस 10 I प्लस 10 I1 क्या मिलेगा, यहाँ पर जल्दी बताओ, प्लस का 10 है माइनस का 10 I है प्लस 10 I1 की वैल्यू 0, समझिए 10 I1 की वैल्यू कितनी है 0 बराबर 0, तो 10 गुणे 0 मतलब ये तो 0 हो गया, तो क्या मिलेगा 10 माइनस 10 I इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 10 I बराबर ये प्लस का 10 जो है उधर भेजेंगे तो किधर हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल आउट, 10 कम 10 अर्थात I बराबर क्या मिलेगा 1 एम्पियर, क्या मिलेगा 1 एम्पियर। अब सोचो आप I बराबर 1 एम्पियर अर्थात R1 में धारा कितनी हो जाएगी, R1 में धारा बराबर 1 एम्पियर, यही आपसे पूछा था प्रश्न में, हो गया सवाल। I1 की धारा 1 एम्पियर, R1 में धारा कितनी होगी 1 एम्पियर। अब I माइनस I1 तो 0 है तो घटाने का कोई मतलब नहीं भाई, 1 में 0 घटाओगे 1 ही मिलेगा, अर्थात यहाँ पर धारा कितनी 1 एम्पियर। तो ये लॉजिक सबसे अच्छा है। अगर आपके I1 I2 बांटा है, कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन मेंस वगैरह में जो न्यूमेरिकल्स लगे होते हैं उनमें बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, सर I1 I2 कैसे बांटे हम, I1 और I2 दिया गया यहाँ पर I2, यही सबसे गलत हो जाता है। लगा सकते हो वो तरीके गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना, उसको हल करने में
हमें I1 I2 की वैल्यू को मिसमैच हो जाती है, और यहाँ I और I1 और ये पता है इस सेल से लिया था, इसी सेल को वापस कर देना है। तो बड़ा साधारण सा होता है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे और क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर, मैसेज किया था सर ये क्वेश्चन, तो चलो यूट्यूब वीडियो लेक्चर के माध्यम से वो भी सीख लेगा कि कैसे इसको हल करना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है जो कि मैं बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये प्रतिरोध 2 और ये प्रतिरोध 2, यहाँ पर एक बैटरी प्लस माइनस 2 वोल्ट, यहाँ पर एक 4 ओम का प्रतिरोध है ए बी, और एक 8 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर भी 8 ओम। ठीक, 2 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी, माइनस प्लस 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, ए व बी के मध्य विभवांतर की गणना करनी है। ए व बी के मध्य विभवांतर की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों, करना क्या है, आपको ये सबसे पहले देख लो इस परिपथ में ए व बी के बीच की विभवांतर की गणना। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो इसके पहले आप लोगों ने लगाया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था न्यूमेरिकल का, वैसा ही प्रश्न है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। केवल आपको क्या करना है, इन प्रतिरोधों को जरा देखो किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप प्रतिरोध से चलना शुरू करो, प्रतिरोध से चलना शुरू करो, आगे जब बढ़ो तो मार्ग में अगर 3 रास्ते मिल जाए, देखो 2 रास्ते यहाँ पर मिले, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 मिल रहे हैं अगर पर्टिकुलर बात करें आने जाने सबके लिए। तो जब ऐसे रास्ते मिले जहां पर जंक्शन जैसा दिखे, ऐसा नहीं मोड़, ये यहाँ पर चलने वाला ये मोड़ होता है, यहाँ पर कोई 3 रास्ते नहीं दिख रहे। यहाँ पे अगर कहें एक इधर, अगर आप खड़े होकर देखें अपने गोलू को खड़ा करो यहाँ पर, ये गोलू अगर यहाँ पर खड़ा हो तो किधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये मोड़ है एक तरह से। ठीक है, 2 ही रास्ते बने, यहाँ पर 3 बन रहे, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर, तो एक से अधिक ये यहाँ पर रास्ते बन रहे हैं। तो इसके बाद जो भी प्रतिरोध मिलेगा वो समांतर क्रम में होगा। तो ये और ये किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8, 2 चौके 8, मतलब R बराबर कितना मिल जाएगा, टोटल इसके बीच का 4 ओम। 4 ये यहाँ का मिल जाएगा। अब इस ये सोचो इसका काम खत्म है, केवल 4 ओम हो गया। एक सेल से धारा प्रवाहित कर दो, यहाँ से धारा, ये यहाँ से धारा कहीं से भी प्रवाहित कर दो, I माइनस I1 कर देना, एक धारा यहाँ से आ जाएगी। मान लो यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहा हूँ I, यहाँ पर धारा I1, यहाँ पर धारा I माइनस I1। ठीक, और ये धारा आके फिर से यहाँ पर I, इसी सेल को वापस कर दो। ये 4 ओम का प्रतिरोध आपको दिया गया, I1 का मान आपको मिल जाएगा। इसके सिरों का आपको विभवांतर बताना है VAB, और इसको निकाल के आपको करना है। अब आपका ये सवाल लग जाना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आंसर आ रहा है 2 वोल्ट। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 2 वोल्ट। लगाइएगा, घर पे करिएगा, खुद से करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, आपको वीडियो शेयर भी करना है और खुद को देखना है। अगर आप एक बार में नहीं समझे 2 बार वीडियो को देख लीजिए, लेकिन डाउट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। और इस क्वेश्चन की परिपथ इस नियमों से संबंधित, किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियम जो हैं, उन नियमों से संबंधित और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।